Hello, my dear friends of 10th standard. Once again, welcome back to my YouTube video lecture of social science of chapter number 12. Okay, chapter number 12 हमारा चल रहा है अभी और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बोर्ड पे मैंने काफ़ी कुछ लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर का नाम सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 इंडिया मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो प्रीवियस लेक्चर्स जो थे उसमें ऑब्वियसली हमने कुछ मिनरल्स के बारे में जानकारी ली थी, बट टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि एनर्जी रिसोर्सेज बेसिकली क्या होता है। पेज नंबर 98 के ऊपर हमारा ये टॉपिक शुरू हो रहा है, मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, पेज नंबर 98। तो समझेंगे सबसे पहले कि ये एनर्जी रिसोर्सेज के मिनरल्स यानी कि कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो एज एनर्जी रिसोर्सेज हमें काम में आते हैं। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। हालांकि ये चीज़ आप लोग जानते ही हो कि एनर्जी रिसोर्सेज वाले कौन से मिनरल्स हैं। हम लेसन की शुरुआत में ही इस बात पर थोड़ा सा डिस्कशन हम कर चुके हैं। और ये एनर्जी रिसोर्सेज के जितने भी मिनरल्स होते हैं उसका अवेलेबिलिटी के हिसाब से, यानी कि जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसी नेशन में रहेगा ये रिसोर्सेज का, उतना ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए कि उनके पास कितना एनर्जी रिसोर्सेज अपने देश में अवेलेबल है। ओके, तो इतना इनका इम्पोर्टेंस है। दे कीप द इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी थ्रॉबिंग। ठीक है, इंडस्ट्रीज को एक जीवतदान देता है, जिंदा रखता है, और या तो फिर उसको बहुत ही इफेक्टिव ढंग से उसको ऑपरेट करता है। और कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं तो यहाँ पे लिखे हैं, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स, दीज आर मेन एनर्जी रिसोर्सेज। लेकिन थोड़ा सा डीप लेवल में हम स्टडी करेंगे उसका, ये टॉपिक समझ के, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज का एक फ्लो चार्ट मैंने बोर्ड पे आपके सामने बनाया है। बुक में वो चीज़ नहीं दिया है, बुक में एज अ पैराग्राफ लिखा गया है। दोनों वैसे देखा जाए तो एक ही है, लेकिन इस फ्लो चार्ट को अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट जरूर रहता है, दिमाग में याद रखने में थोड़ा सा आसानी भी रहती है। और हाँ, साथ ही साथ में बुक में से भी पढ़ेंगे, देयर इज नो इशू विद दैट। सो while reading from the book we will understand the classification of the minerals from the board itself। तो सबसे पहले बुक में देखते हैं क्या लिखा है। Classification of energy resources। Energy resources can be classified in different ways। सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज के दो मेन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सच एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे और भी है, दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। फिर आगे बढ़ते हैं, these are also non-renewable। ओके, हाँ, फिर उसके अलावा मैं उससे पहले एक चीज बता दूं कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज तो है ही, लेकिन साथ में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज भी हम क्लासिफाई इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कोल, मिनरल ऑयल, natural gas and atomic minerals are considered as conventional or commercial energy resources। conventional और commercial दोनों एक ही है। commercial का मतलब ये होता है कि एनर्जी रिसोर्सेज को सेल किया जाता है, बेचा जाता है लोगों के उपयोग के लिए, या तो इंडस्ट्रीज में उसको सेल किया जाता है। तो वो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में चार मेन उसके प्रकार है, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और एटॉमिक मिनरल्स। फिर आगे जाके कोल के भी चार टाइप के कोल इस बुक में हमें मेंशन किए गए, सिर्फ मेंशन किया है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, तो हम बाद में देखेंगे। सो बेसिकली देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल और कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। वापस बता रहा हूं मैं आपको, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स। एंड as far as
these conventional resources are concerned, there is one bit of information is also there that these are non-renewable resources, यानी कि ये सारे के सारे जो resources होते हैं वो non-renewable होते हैं। Renewable और non-renewable का मतलब आप जानते ही हो, जिसको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं यूज करने के बाद भी, ठीक है, उसको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। जो और जिसको एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाता है तो उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर आगे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू दीज रिसोर्सेज, ठीक है। ये सारे रिसोर्सेज में से जनरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और बहुत ही कन्वेंशनल वे में अगर देखा जाए तो बहुत ही पुराने समय से कोल से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते आ रहे हैं और थर्मल पावर स्टेशन आपने देखे ही होंगे जहाँ पे कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है इवन आज भी। हालांकि उसमें भी अलग अलग नए तरीके ढूंढे जरूर गए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है फॉर एग्जांपल, एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है। वो दूसरे एक लाइक हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं, लेकिन सबसे कन्वेंशनल तरीका जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का वो है कोल को जला के जो थर्मल पावर स्टेशंस में लाइक प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, वो है। फिर आगे लिखा है दीज आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू दीज रिसोर्सेज। उसके अलावा हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का लिस्ट लिखा है और जो बुक में दिया गया है वही लिस्ट मैंने नंबर देके यहाँ पे लिखा है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं। वैसे ही एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो रिसेंटली ढूंढे गए हैं, पहले नहीं थे, ओके। तो लाइक लेटेस्ट है हम ये कह सकते हैं, हाइड्रो एनर्जी उसमें आता है एंड देन विंड एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी भी आता है, बायोगैस भी आता है, जियोथर्मल एनर्जी भी आता है, टाइडल एनर्जी भी उसमें आता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि नेम सम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, तो कम से कम 4-5 के एग्जांपल आपको आने ही चाहिए। इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और कन्वेंशनल का लिस्ट यहाँ पे है, नॉन कन्वेंशनल का यहाँ पे है, ओके। These are also renewable resources। अब ये सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेज की खासियत ये है कि रिन्यूएबल है, यानी कि उपयोग करने के बाद उसको दोबारा भी यूज किया जा सकता है, रिपीटेडली उसका उपयोग किया जा सकता है, ओके। पीट कोल, फायरवुड, डंग एटसेट्रा नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसे तो कुछ एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि नॉन कमर्शियल है, उसको जनरली बेचा नहीं जाता, इजीली अवेलेबल होता है, फ्री में अवेलेबल होता है। तो वैसे रिसोर्सेज हैं पीट कोल, फायरवुड और डंग, ठीक है। लाइक डंग को भी हम लोग एज नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज के तौर पे यूज करते हैं। अब समझेंगे सबसे पहले कोल, जो कि सबसे पुराना, सबसे ज्यादा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है हमारे लिए। मैन हैज बीन यूजिंग कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स इन एंशिएंट टाइम्स। यहाँ लिखा ही है ये बहुत पुराने समय से इंसान जो है कोयले का उपयोग करता आया है। A question may arise in our mind as how the coal was formed in the interior of the earth। ये सवाल हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से होता है कि कोल, ऑब्वियसली हम इतना तो जानते ही है कि जमीन के अंदर इंटीरियर पार्ट में कोल जो है वो प्रोड्यूस होता है, लेकिन किस तरह से होता होगा, व्हाट वुड बी द प्रोसीजर। ऑब्वियसली दैट प्रोसीजर वी कैन नॉट वॉच इट लाइव, ऐसा तो हम देख नहीं सकते, या तो ऐसा प्रोसीजर हम हम हमारे सामने कर नहीं सकते हैं। इट इज बेसिकली अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट्स अ वेरी वेरी प्रोलॉन्ग प्रोसेस, काफी लंबी प्रक्रिया है वो, ठीक है। इन अर्लियर टाइम्स वेजिटेशन प्रिवेल्ड ओवर द अर्थ। हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन हमें जरूर दिया गया है कि कोल जनरली किस तरह से बनता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के मुताबिक, हालांकि इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है, भले ही एक्सप्लेनेशन छोटा है, लेकिन उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे
कि पुराने ज़माने में जो है अर्थ के ऊपर बहुत सारा ग्रीनरी हुआ करता था। जितना भी ज़मीन का एरिया था, ठीक है, उस वक्त लाखों साल पहले, तो उस वक्त देयर वाज ग्रीनरी एवरीवेयर, ओके, ट्रीज एंड प्लांटेशंस एंड ऑल दैट एवरीवेयर। तो उसके रिमेन्स जो हैं, ठीक है, वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से आगे दिखाई है। ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स दिस वेजिटेशन वाज बरीड इन द इंटीरियर। ये वेजिटेशन उसके रिमेन्स है टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से जमीन में दब गए, ठीक है। और ये प्रोसेस ऑनगोइंग होती ही रहती है, हमेशा होती रहती है। ऐसा नहीं है कि पहले हुई थी और आज नहीं हुई, ऐसा नहीं है। इवन टुडे ऑल्सो सच काइंड ऑफ प्रोसेस इज गोइंग ऑन। हालांकि अभी हमारे पास ग्रीनरी की मात्रा काफी कम हो गई है, जंगल वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह कम हो गए हैं काफी, वो आप लोग जानते ही हो। इट इज एन इश्यू विद द काइंड ऑफ मॉरल अवेयरनेस, बट द थिंग इज दैट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। हाँ, उस वक्त क्योंकि ज्यादा ग्रीनरी, ज्यादा वेजिटेशन, वो सब था, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा भारी मात्रा में हो रही थी। एंड अनदर थिंग इज दैट टेक्टोनिक मूवमेंट वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जैसे कि जगह जगह पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती है, तो इट रिजल्ट्स इनटू अर्थक्वेक एंड अदर जियोग्राफिकल फिनोमिनन्स। तो उसकी वजह से इसके रिमेन्स जो है वो जमीन में दबते गए। द वेजिटेशन वाज बरीड इन द इंटीरियर। एज अ रिजल्ट the trees containing carbon contents in some animals underwent gradual combustion due to the internal heat and pressure। सिर्फ यहाँ पे प्लांट, वेजिटेशन और ट्रीज की बात नहीं है। इस प्लैनेट के ऊपर जितने भी सजीव रहते थे, या तो फिर वो एनिमल्स जो मर गए थे, उसके भी रिमेन्स जो है वो जमीन के अंदर नीचे दब गए। और कोई ना कोई सजीव के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बन का कंटेंट होता ही है। पेड़ पौधों में ज्यादा होता है थोड़ा सा, लेकिन ये कार्बन कंटेंट का कंबशन जो है हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में नीचे जमीन के अंदर हुआ, सालों तक वो प्रोसेस चलता रहा। अब आप लोग ये जानते ही हो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज सच काइंड ऑफ थिंग वेयर देयर इज अ हाई प्रेशर एंड आल्सो हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर वहां पे होता है। हालांकि हम वहां पे जा नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है वहां पे जाके वो सब कर। हम इंसान जो है वो स्पेस तक जरूर पहुंच पाया है, बट ही हैज नॉट बीन एबल टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज येट। बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हमारे प्लैनेट की अंदर की सतह के तक हम लोग नहीं जा पाते हैं, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं वहां अंदर तक हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम स्पेस में जरूर पहुंच गए। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितना भी रिसर्च हुआ है उसके मुताबिक इतना तो हमें पता चला ही है कि वो बहुत ही हाई प्रेशर वाला, बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला माहौल होता है। तो वहां पे ये जो सारे रिमेन्स वगैरह दब जाते हैं, उसका कंबशन सालों तक चलता रहता है। सालों का मतलब ये होता है कि हजारों सालों तक, 2-5 सालों की भाई यहाँ पे बात नहीं है। For thousands and thousands of years, that combustion, it's a kind of a chemical process, goes on, deep inside in the interior of the earth. Okay, due to this, the vegetation was transformed into coal. और इस तरह से ये वेजिटेशन जो है वो कोयले में तब्दील हो गया। ओके, धीरे धीरे। The period before about 25 crore years is known as Carboniferous period. Just imagine कितना ज्यादा है, कितना लंबा पीरियड है, कितने साल पहले की यहाँ पे बात कर रहे हैं। 25 करोड़ साल पहले की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 25 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी था वो सभी चीजों में कार्बन की मात्रा ज्यादा थी, और इसलिए उसको कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है। तो रिसर्च का भी एक बहुत कमाल होता है कि इतना बढ़िया तरीके से रिसर्च किया जाता है कि 25 करोड़ साल पहले क्या था, ऐसा भी हम इमेजिन जरूर कर सकते हैं। सो बेसिकली द पीरियड बिफोर 25 करोड़ ईयर्स, okay, is known as Carboniferous period. During this time, the gradual combustion of trees took place and it led to formation of coal.
उस वक्त काफी भारी मात्रा में पेड़ पौधे, जो सारे एनिमल्स वगैरह सारे रिमेन्स, इंसान तो उस वक्त था ही नहीं। रिमेम्बर दिस थिंग, 25 करोड़ साल पहले इंसान नहीं थे। हालांकि ये प्लैनेट जरूर है, लेकिन दूसरे एनिमल्स और पेड़ पौधे वगैरह वो जरूर थे। तो वो जमीन में दब गए, लाखों करोड़ों साल तक उसकी प्रोसेस चली, कंबशन होता गया और अल्टीमेटली उसके बाद कोल बना। तो आज हम लोग जो कोल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको देख के हमें ये समझना है कि ये जो है लाखों साल पहले कोई अलग ही स्वरूप में हुआ करते थे इस प्लैनेट के ऊपर, फिर जमीन के अंदर चले गए और आज हमें कोयले के रूप में वापस मिल रहे हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग सॉर्ट ऑफ फिनोमिनन कि जो एनर्जी रिसोर्सेज को आज हम यूज कर रहे हैं उसके बनने की प्रोसेस लाखों करोड़ों साल पहले हुई। और इसीलिए ये एक ऐसा रिजर्व है, कोल एक ऐसा एनर्जी रिसोर्सेज है। सबसे पहली तो बात ये है कि बहुत सारा हमने कोल यूज कर दिया है, ठीक है, प्लस उसको बनने में भी बहुत सारे साल लगते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये कोल जो है अब हमारे पास से अगर खत्म हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वापस मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आज जितने भी रिमेन्स अगर जमीन में दब के अगर अंदर चले जा रहे हैं, कंप्रेशन होगा, तो वो तो बहुत बाद में, लाखों सालों के बाद में, अगर उस वक्त प्लैनेट होगा, अगर उस वक्त लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसा कुछ होगा उस वक्त, ठीक है, तो उनके हाथ में वो कोल आएगा, हमारे उपयोग में कुछ नहीं आएगा। सो कहने का मतलब साफ है कि पुराने समय के, बहुत पुराने समय के जो रिमेन्स है पृथ्वी में दब गए हैं, वो आज कोयले के स्वरूप में हमारे सामने आ रहे हैं। एंड इट इज वेरी वेरी क्विकली एग्जॉस्टिंग। ठीक है, बहुत ही जल्दी से ये एग्जॉस्ट हमारे प्लैनेट में से हो रहे हैं। और दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट सम अदर ऑल्टरनेटिव्स आल्सो फॉर एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, सो लेट्स रीड ऑन। Usage of coal increased with the invention of steam engine. Okay, 150 साल, 100 आई थिंक 170 ईयर से ऊपर हो गया स्टीम इंजन की जब इन्वेंशन हुआ, उसके बाद कोल का जो यूज है वो बढ़ा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो व्हीकल्स वगैरह है, मशीन्स वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तो सब कोयले से ही होने लगा इनिशियली। आपको पता ही होगा कि इनिशियली जब ट्रेन का आविष्कार हुआ एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो वो ट्रेन के इंजन जो है वो कोयले से चलाए जाते थे। उस वक्त बहुत सारा पोल्यूशन भी फैलता था उससे, बट ह्यूमन बीइंग्स वर नॉट अवेयर ऑफ दैट एट दैट टाइम। राइट नाउ वी आर अवेयर ऑफ इट, बट एट दैट टाइम दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके, सो बेसिकली द स्टीम इंजन, when it was invented, the usage of the coal increased. Means of transportation like railway and steamer were now easy to use. Okay, railway हमारे लिए अब आजकल बहुत कॉमन हो गया है, स्टीमर भी ऑब्वियसली यूज करते हैं। With the invention of electricity, coal became an important mineral for producing thermal electricity. जो मैं आपको आगे जिक्र किया कि थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, वहां पे कोयला जलाया जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास दूसरे तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, कोयला जलाने के अलावा, बिकॉज दे नो इट, इनफैक्ट एवरीवन नोज इट कि कोयले से बहुत ही पोल्यूशन होता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के जैसे और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज, वहां पे जब तक कोल अवेलेबल है तब तक थर्मल पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज द चीपर मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे सारे जो तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के वो थोड़े से महंगे हैं, ठीक है, एंड देयर इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द अदर ऑल्टरनेटिव, द अदर प्लांट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी इज मच मोर हायर देन द थर्मल पावर स्टेशंस, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी स्टिल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय द यूज ऑफ थर्मल पावर स्टेशंस ओनली। ठीक है, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत मशीनों के इन्वेंशन के बाद भी थी। ठीक है, सम बाय प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम कोल।
कोल का बाय प्रोडक्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल कोल टार, फिर ये अंडरलाइन करना है आपके कि व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। ऐसा अगर कोई रेयर क्वेश्चन आ गया, जनरली ये क्वेश्चन किसी को आता नहीं है, ठीक है, जब पूछा जाए, हाँ अगर पूछा जाएगा कि कोल के टाइप्स कौन से हैं तो शायद ये नाम याद रहेंगे उनको जरूर। मैंने 1 2 3 4 करे नाम यहाँ पे जो लिखे हैं वो टाइप्स सभी लोग याद रख लेते हैं, बट देन वी नीड टू रिमेम्बर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द कोल ऑल्सो, इसलिए यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। तो वो बाय प्रोडक्ट्स हैं कोल के कुछ, कोल टार, एमोनिया गैस, बेंजोइल एंड क्रूड ऑयल, ओके, ये कोल के बाय प्रोडक्ट्स हैं। फिर आगे देखते हैं, हाँ, it is available from stratified rocks. Coal is available from dash type of rocks. Fill in the blanks. आंसर आना चाहिए आपको, stratified rocks. Remember that, underline it please. On the basis of carbon, coal can be divided into 4 types. अब कोल में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी कि वो किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है कि जो कोई भी कोल अवेलेबल यानी प्राप्त हुआ है हमें जमीन में से, उसमें देखा जाता है कि कार्बन का कंटेंट कितना है, उसके हिसाब से उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि कोल के 4 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट। ओके, तो 4 टाइप है। First one is anthracite coal, second one is bituminous coal, third one is lignite coal and the fourth one is peat coal। ठीक है, इसी टाइप को मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कोल और उसके नीचे उसके 4 टाइप, तो वापस में पढ़ रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे। anthracite coal, दूसरा है bituminous coal, ओके, तीसरा है lignite coal and the fourth one is peat coal। ओके, ये चारों टाइप्स को आपको याद रखना है, राइट। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक हमें समझना है कि कोल इंडिया में कहाँ में अवेलेबल है। ओके, तो देखेंगे मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग कोल इन इंडिया आर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम, गुजरात। सो दीज स्टेट्स प्रोड्यूस कोल, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो झारखंड, उड़ीसा, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ठीक है, वहां पे कोल जो है वो बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कोल माइंस हैं बहुत सारी, और वहां पे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि काम जो है वो बहुत खतरनाक होता है, कोल माइंस में से कोयला निकालने का काम, इट्स अ काइंड ऑफ अ मैनुअल वर्क, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग सॉर्ट ऑफ exhaustive work, and another thing is that it's a very long process। मशीनों का उपयोग किया जाता है और इंसानों का लाइक मैनुअल वर्क का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई टेक्नोलॉजी ऐसा एडवांस लेवल पे नहीं है कि जिसके जरिए हम कोल आसानी से निकाल पाए, और इसलिए कोल को निकालने के लिए मैनुअल लेबर का बहुत भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है, एटलीस्ट इंडिया में तो जरूर किया जाता है। अब जब हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में कोल फील्ड्स ऑफ गुजरात आर लोकेटेड इन कच्छ, भरूच, महसाणा, भावनगर, सूरत, ठीक है, ये सारे जो एरियाज हैं गुजरात के, वहां पे गुजरात में कोल अवेलेबल है। लिग्नाइट कोल इज अवेलेबल हियर, यानी गुजरात में ज्यादा करके लिग्नाइट कोल अवेलेबल है, याद रखना है ये चीज आपको, ठीक है। सारे चारों 4 टाइप के कोल हमारे पास नहीं है, कोल गुजरात में अवेलेबल नहीं है, लेकिन लिग्नाइट कोल जो है वो गुजरात में अवेलेबल होता है। दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर एज वेल। ओके, सो ये कोल का टॉपिक अब यहाँ पे हो गया, एंड देन आफ्टर नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मिनरल ऑयल। ओके, मिनरल ऑयल देखते हैं। It is found in the stratified rocks strata containing limestone, shale, etc. तो मिनरल ऑयल भी बेसिकली स्ट्रेटिफाइड रॉक्स से मिलता है।
In ancient times, animals and vegetations were buried in the interior of the earth and were converted into hydrocarbons. यानी कि जिस प्रोसेस के जरिए कोल बनता है, लगभग वही प्रोसेस के जरिए मिनरल ऑयल भी बनता है, लेकिन फर्क ये है कि अगर इसका हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन हो गया तो वो ऑयल होता है. तो बेसिकली कोल जो है वो सख्त होता है, पत्थर होता है, इट्स अ काइंड ऑफ हार्ड स्टोन, whereas mineral oil is in the liquid form. तो जो कोल है उसी का अगर लिक्विड फॉर्म हमें मिलता है जमीन में तो उसे मिनरल ऑयल कहलाया जाता है. बट अदरवाइज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ मेकिंग द कोल एज वेल एज मिनरल ऑयल ओके इज द सेम. कि एनिमल्स और वेजिटेशंस वगैरह जो है उसके रिमेन्स जो है जमीन में दब जाते हैं. लाखों करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ होगा. तो जो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे मिनरल ऑयल कहा जाता है. दिस फॉर्म वाज इन ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म. काफी गाढ़ा लिक्विड होता है. ऑलमोस्ट लिक्विड ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि एक टिपिकल लिक्विड फॉर्म की हम बात करते हैं वैसा लिक्विड नहीं, लेकिन काफी एकदम थिक टाइप का लिक्विड होता है. ठीक है. Due to tectonic movements, the layers of these forms were gradually elevated towards the surface. अब जमीन के बहुत अंदर, deep inside the interior most part of the earth, it started to form. लेकिन टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से वो जो वॉल्यूम है मिनरल ऑयल्स का बना हुआ जमीन में, वो धीरे धीरे ऊपर आता गया और एटलीस्ट वहां तक पहुंच गया कि जमीन का खुदाई करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कोल की माइंस होती हैं वैसे मिनरल ऑयल्स के वेल्स. मिनरल ऑयल्स के काफी सारे वेल्स जो हैं ऑब्वियसली जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में हैं, गल्फ कंट्रीज, ठीक है, वहां पे बहुत सारे हैं. तो थोड़ा सा उसमें हमें खुदाई करना पड़ता है जमीन का. तो ऑब्वियसली उसको एज अ मिनरल ऑयल रिजर्व हम कह सकते हैं. तो वहां से कंटिन्यूअसली हमें मिनरल ऑयल मिलता रहता है. Some of them went towards the sea floor while some strata came up from the interior. अब ऐसा माना जाता है कि सी फ्लोर यानी कि जहां पे समंदर है, समंदर के नीचे भी कहीं ना कहीं जमीन तो होती है, तो उसके नीचे भी काफी कुछ बड़ी मात्रा में मिनरल ऑयल पड़ा हुआ है. But it is extremely difficult for us to generate that sort of technology to go there and extract the mineral oil from that part. But as far as the land area is concerned, तो हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर है कि लाइक जमीन के नीचे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वो लैंड एरिया जमीन के नीचे अगर मिनरल ऑयल अवेलेबल है तो उसको हम जरूर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. Some of them went towards the sea floor while some strata came up from the interior. Okay, फिर आगे लिखा है. In 1866, first oil well was dug in Assam to find out oil. इसको अंडरलाइन करना है. इंडिया में काफी साल पहले ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा साल हो गए, 154 years प्रिसाइजली, 1866 में 1866 में सबसे पहले मिनरल ऑयल मिला था हमें आसाम में से. सबसे पहला ऑयल मिनरल ऑयल का कुआं जो है वेल वो खोदा गया था आसाम में. ऑब्वियसली अंग्रेजों के द्वारा वो किया गया होगा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनके पास थी. So in 1866 first oil well was dug in Assam to find out oil. और उसके बाद after mineral oil was obtained from Makum, Assam in 1867 well बन गया. लेकिन उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर 1867 मकूम एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है आसाम के, वहां से हमें मिनरल ऑयल फर्स्ट टाइम हमें मिला. ठीक है. And then more oil wells were also located in different parts of India. उसके बाद तो जगह जगह पे थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके इंडिया के दूसरे हिस्सों में से भी मिनरल ऑयल्स प्राप्त करने की शुरुआत हुई. ओके. The oil fields of India are divided into 5 zones. जितने भी ऑयल रिजर्व जोन्स हैं, ऑयल फील्ड्स, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इंडिया में. यहाँ पे आपको ब्रैकेट करना है कि कौन कौन से 5 जोन्स हैं. फर्स्ट वाला है ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट.
ओके, दूसरा है ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात, तीसरा है ऑयल फील्ड्स ऑफ बॉम्बे हाइड, और चौथा है ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, एंड द फिफ्थ वन इज ऑयल फील्ड्स ऑफ राजस्थान। नाम से आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात की। गुजरात का जहां तक सवाल है, ठीक है, गुजरात में काफी बड़ी मात्रा में मिनरल ऑयल अवेलेबल है। इसका एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑयल वाज फर्स्ट स्ट्रक एट लुनेज ऑफ खेड़ा, नाउ इट इज इन आनंद डिस्ट्रिक्ट इन 1958। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। हमने इंडिया के बारे में तो देख लिया, लेकिन गुजरात का जहां तक सवाल है, हमें पहली दफा गुजरात में ऑयल मिला था, वो लुनेज एक गांव का नाम है जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त आता था, अभी फिलहाल आनंद डिस्ट्रिक्ट में आता है। 1958 में हमें मिला था। और उसके बाद देयर आफ्टर ऑयल वाज फाउंड बहुत सारी जगहों पे धीरे धीरे मिलने लगा। अंकलेश्वर, महसाणा, कलोल, नवागा, कोसंबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच, भावनगर। ओके, तो ये सारे जगह ऐसी है, गुजरात की सारी जगह है जहां से हमें नेचुरल मिनरल ऑयल जो है वो प्राप्त होने लगा है। ठीक है, उसके बाद मिनरल ऑयल रिफाइनिंग। मिनरल ऑयल को रिफाइन करके हम यूज करते हैं, सीधा मिनरल ऑयल को हम यूज नहीं करते हैं। सो ऑब्वियसली दैट रिफाइनिंग प्रोसेस इज एसेंशियल प्रोसेस बिफोर वी स्टार्ट यूजिंग इट। ओके, और उसके भी बहुत सारे दूसरे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल में से हमें लाइक पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उसके बाद वैक्स है वो भी हमें मिलता है। ठीक है, और इसका लास्ट रिमेन जो होता है उसको भी हम यूज करते हैं रोड बनाने में, जिसको हम tar बोलते हैं। ओके, इन इंडिया द रिफाइनिंग वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसके बाद ही हम उसको उपयोग में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो उसकी काफी इंडस्ट्रियां हैं इंडिया में। गुवाहाटी में है, बरौनी में है, कोयली, कोची, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता, हल्दिया, ये सारे शहर हैं ऐसे जहाँ पे मिनरल ऑयल्स को रिफाइन करने की फैक्ट्रीज हैं। The largest oil refinery of the world is located in Jamnagar in Gujarat. Underline it please. ठीक है, हमारे लिए प्राउड लेने की बात है थोड़ी सी कि गुजरात का जामनगर शहर, वहां पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मिनरल ऑयल को रिफाइन करने की। वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सिर्फ इंडिया की नहीं, बट इट इज द लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इज लोकेटेड इन जामनगर, गुजरात। रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। ओके, और उसके बाद नेचुरल गैस, छोटा सा इंफॉर्मेशन हमें उसका दिया गया है। नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विथ मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल से ही हमें नेचुरल गैस बेसिकली प्राप्त होता है। ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट। बेसिकली नेचुरल गैस को मिनरल ऑयल से सेपरेट, अलग किया जाता है, और नॉन पोल्यूटेंट है, चीपर भी है। इट इज चीपर एंड कंसिडर्ड टू बी नॉन पोल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। दो फायदे हैं उसके, वो सस्ता भी है और नॉन पोल्यूटेंट, यानी पोल्यूशन भी उससे नहीं फैलता है। The reserves of natural gas are in Khambhat Basin, Kaveri Basin, जैसलमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है वो, अंकलेश्वर ऑफ गुजरात is considered to have the largest natural gas reserve। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन कौन से जोन्स है या एरियाज है जहाँ पे नेचुरल गैस अवेलेबल है। ठीक है, वो चीज। और लास्ट वाला स्टेटमेंट वहां पे आपको अंडरलाइन करना है कि अंकलेश्वर दुनिया भर का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है। अंकलेश्वर गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सो विद दैट आई एम गोइंग टू फिनिश दिस लेक्चर नाउ, क्योंकि अब के बाद का जो टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो आप अपना ध्यान रखिए अब। ओके, और कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।